नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ के साथ मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार बैठकें कर रही है ताकि संगठन के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं में अभी से जान फूंकी जा सके, चुनाव में इसका फायदा मिल सके। और इसी कड़ी में शनिवार को डी पुरंदेश्वरी ने विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सियासी रणनीति तय की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहे। खास बात यह कि इस बार विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधायकों को संगठन के साथ साथ जनता के साथ भी बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाना होगा। इन सब के अलावा विधानसभा के होने वाले सत्र की भी चर्चा बैठक में हुई। मतलब ये कि जनता से जुड़े मुद्दों को सत्र में उठाने की पूरी तैयारी है। बूथ स्तर पर मजबूरी से काम करने की रणनीति पर बैठक में चर्चा होना साफ दर्शाता है कि चुनाव को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है। प्रदेश अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष तक सभी नेता को समय देने की बात भी हुई है। 10-10 दिनों का वक्त तय होगा और इसके लिए लिस्ट भी तैयार की जा रही है कि कौन कहां कब जाएगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होगी। स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। जाहिर है पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी ने सबक लिया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं इस पर दोनों ही पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब मिलकर और जो पूरे छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था है, अनारकीता की स्थिति है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति सबका शोषण हो रहा है, इसके विरोध में रणनीति बनाकर और 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रणनीति बनाने पार्टी जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी विश्वास खो चुकी है। जब बूथ में उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं तो किस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट करेंगे। नेताओं की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 2018 के पहले 15 साल तक जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसके बाद 3 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनता को एक बेहतर प्रशासन दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जनोन्मुखी योजनाएं लागू की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्वसनीय छत्तीसगढ़ उभर के सामने आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। और चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अंशुल मिश्रा है कांग्रेस प्रवक्ता, राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अंशुल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी। अंशुल मिश्रा जी, बीजेपी तो पूरे मिशन मोड में नजर आ रही है, जनता से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, बैठकें हो रही हैं और वापस सत्ता में आने की पूरी प्लानिंग बीजेपी की नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जी सुप्रीत जी, आपने अभी बाइट भी चलाई, उसको मैं सुन भी रहा था, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी कि दिवाली पे अपन वो छुट्टी पटाखा लेते हैं और उसको फोड़ते हैं, वो थोड़ी देर तक बहुत तेज फूटता है और उसके बाद शांत हो जाता है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत सिर्फ और सिर्फ यही बची है, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता जनार्दन तक जब पहुंच रही है तो उसका जीता जागता उदाहरण भी मैं आपको इसी बीच में बता देना चाहता हूँ कि 3.5-4 वर्ष हो चुके हैं इस सरकार को। आज तक इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसने एक भी बड़ा आंदोलन नहीं कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमें जो करना था वो जनता के साथ जो हमारे बीच में तारतम्य था, स्थापित था, वो हम कर चुके हैं। अब तीसरी बात, डी पुरंदेश्वरी जी आती हैं, बार बार उस रायपुर आती हैं और बड़ी बड़ी बैठकें लेती हैं, लेकिन इनके में जो खेमेबाजी है, कोई यहाँ भागता है, कोई वहां भागता है, उसको वो एक माला में पिरोने में कहीं ना कहीं असंभव प्राप्तता करती हैं। मैं उन्हीं डी पुरंदेश्वरी जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये कहा था
इस एक बार मैं थूक दूंगी तो सारा कैबिनेट जो है वो बिखरते हुआ नजर आएगा। खैर, उनका ये बयान है और बीजेपी की ये आंतरिक कलह का मामला है, इसमें हमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य पर काम करते हैं कि हम संगठन को किस प्रकार से अपना मजबूत कर सके और जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, जनता जनार्दन के हित में चला रहे हैं, वह जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह जन कल्याणकारी योजनाएं वो वहां तक कैसे पहुंचे। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है, वह समय समय पर करती है, वो छुट्टी फटाका जैसे फूटती है और पुनः शांत हो जाती है। आने वाले सप्ताहांत में आप देखिए और मैं भी यह देखूंगा कि बीजेपी पुनः शांत हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में इतनी लंबी खाई पैदा। राजीव जी सुन रहे हैं आप कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से अंशुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करती, कोई आंदोलन नहीं करती, बैठकें यहाँ पर बीजेपी कर रही है कमरे में बैठकर, क्या कमरे में बैठ के लेना ही सिर्फ क्या काफी है? नहीं, देखिए अंशुल जी जिस गलतफहमी में जी रहे हैं, जिस खुशफहमी में है, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के बड़े पार्टी को कहते हैं कि ये छुटकी फटाके फोड़ रहे हैं बैठकों को, तो वो देख ले संगठन किस तरह। नहीं, आप पूरे देश भर में देख लीजिए, ऐसी पश्चिम बंगाल में भी आप लोग ऐसे हंसते थे, 0 सीटें आई आप लोग। उत्तर प्रदेश में आप लोगों की 6 सूबे की छत्तीसगढ़ की शायद मोहतरमा, मैं ये समझता हूं कि इस डिबेट में नहीं, आप सुन लीजिए नहीं, छत्तीसगढ़ आप देश भर में, मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों की सरकार थी, 6 बार लग गया क्या? 15 नहीं 15 3 बार सरकार आई ना, करंट लग गया क्या? सरकार आई ना। नहीं, आप जो कुटिल हंसी सरकार का कुशासन अजीब सा लग रहा है। नहीं, कुशासन तो आप क्यों नहीं आए आप क्यों नहीं आए बीच पे? हमारा कुशासन था 2003 में, आपका कुशासन था, तो 2003 में हम जीत क्या है, 2001 से लेकर 2003 तक, उसका 2008 में हम कैसे जीत कर आए, 2013 में हम कैसे जीत कर आए? तो भैया जीत कर आए इसीलिए कि हमारा संगठन हमेशा मुस्तैद रहता है। हम सत्ता को केवल एक गौण साधन मानते हैं समाज सेवा का, और आप लोगों ने शोषण किया पूरे देश भर में, पूरे प्रदेशों का, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आप क्या कर रहे हो? चलिए, मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। मैं एक बार मनीष जी के पास जाना चाहूंगी। मनीष वोरा जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, उससे पहले ही पार्टियां शुरू हो गई हैं। देखिए सुप्रीत जी, मैं अंशुल जी की एक बात से तो सहमत हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने में पिछले 3 साल में असफल तो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को टिकली फटाका कह करके जो बड़बोलापन जो कांग्रेस दिखा रही है, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कमोबेश ऐसे ही, क्योंकि स्थितियां भारतीय जनता पार्टी जब शासनकाल में थी तो उनके भी जो प्रवक्ता आते थे वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार की बातें करते थे, कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, सारी बातें वो भी कहते थे। लेकिन आज देखिए कांग्रेस सत्ता में है, तो मेरा बोलना यह है कि आज देखिए सत्ता जब रहती है किसी भी पार्टी के पास, तो सत्ता के इर्द गिर्द जो है गड़बड़ा होना निश्चित रूप से तय है, और ये होता भी है। और जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसके अंदर कई सारे गुट देखने को मिलते हैं, वैसा भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता था, लेकिन अब होने लग गया है। भारतीय जनता पार्टी को भी कई गुट नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी आते हैं उनको ये बोलना पड़ता है विधायकों की बैठक में कि क्यों विधायक दल एक मत होकर के सरकार का विरोध नहीं कर पाता, क्यों सरकार का विरोध नहीं करता, क्यों अलग अलग एक ही मुद्दे पर अलग अलग बातें निकल करके आती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों। इतना बड़ा बात जब उनको बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कि ये जो स्थितियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस जब थी विपक्ष में तब कांग्रेस की यही स्थिति थी। कांग्रेस के बहुत सारे गुट थे, अजीत जोगी का अलग गुट था, भूपेश बघेल का अलग गुट था, सिंहदेव का अलग गुट था, बहुत सारे गुट कांग्रेस के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब बात आती है अपने ऊपर, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो एक तो उत्तर के चुनाव लड़ी और एक और चुनाव लड़ने के बाद उसका नतीजा दिखाया कि हम सत्ता में आ सकते हैं और प्रचंड बहुमत के साथ में आ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए एक होकर के आए और वापिस सत्ता में वापसी करे अपनी। चलिए, मैं अंशुल जी से ही जान लेती हूं कि वो बीजेपी को लेकर तो कई सारे सवाल यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, आप तो सत्ता में हैं अभी, क्या प्लानिंग है, क्या है आपका मिशन 2023? मिशन 2023 बहुत आसान है, जिसको जनता जनार्दन में खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी जान सकता है। बहुत आसान है कि जनता जनार्दन की सेवा एन केन प्रकार हमें करना है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और कार्यरत भी हैं महोदया। मैं आपको थोड़ा सा संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि जो हम किसानों की बात करते थे, आज दिनांक तक हम उनके अकाउंट में 80,000 करोड़ रुपए ऐतिहासिक
जिसने केंद्र सरकार ने भी हमें सराहा है। ऐतिहासिक 80,000 करोड़ रुपए हम डाल चुके हैं और 2500 रुपए समर्थन मूल्य जो हम देने के लिए बाध्य थे उस पर आज हम खड़े हुए हैं। चाहे उनके यूनिट बिजली कम करने की बात हो, उसके ऊपर भी हम प्रयासरत हैं। युवाओं की रोजगार की बात हो तो बताते हुए छाती चौड़ी इसलिए हो रही है कि जब वही रमन सिंह जी, जो अभी राजीव जी इस बात से वाक्य रखते होंगे, रमन सिंह जी 23% तक बेरोजगारी दर को छोड़कर गए थे। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सौहार्द का माहौल उत्पन्न हो रहा है मेरे मन मस्तिष्क में, क्योंकि आज हम 2.3% तक बेरोजगारी दर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में इस पर भी बहुत गंभीरता से काम किया जाएगा। तो हम जनहितैषी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। और जो भी व्यक्ति विशेष, जो भी संगठन जनहितैषी कार्य करेगा, लोकतंत्र पीसी में उसकी सत्ता आएगी। और सत्ता लाना ना लाना हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है महोदया। सत्ता आती है और जाती है। हमारा अंतिम उद्देश्य जो है, जिससे देश बनता है, जनता जनार्दन जिसको 15 साल में बीजेपी ने ठगा है, उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार दिलाना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन बीजेपी की हालत हम समझ सकते हैं, लेकिन वह लोकतंत्र में रहते हैं, उनका भी सोचना, सम्मान करना हमारा अधिकार है। तो उन्हें सोचने दीजिए, सम्मान करने दीजिए, उनको मीटिंग्स करने दीजिए। लेकिन मैं वादे और दावे के साथ कह रहा हूं, वो जो फटाका अभी फिर फूट जाएगा, उसकी रोशनी फिर समाप्त हो जाएगी और फिर ये कहीं ना कहीं खेमेबाजी में पड़ती हुई नजर आएंगी मोहतरमा। राजीव जी, उद्देश्य यहाँ पर साफ हो गया है कांग्रेस पार्टी का। अंशुल मिश्रा जी ने यहाँ पर साफ किया है किस तरह से वो यहाँ पर जो है अपनी पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत यहाँ पर बनाएंगे। आपकी क्या प्लानिंग है? बीजेपी किस तरह से पार्टी को स्ट्रांग करेगी, किस तरह से जनता के साथ जुड़ेगी? देखिए, हमारे पार्टी का वर्ष भर में 6 कार्यक्रम रहते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि, पुण्यतिथि और श्यामा प्रसाद जी की जन्मतिथि और अंबेडकर जी की जन्मतिथि, पुण्यतिथि। इसके अलावा हम हमेशा से जो हमारा मिशन का मोड रहता है, 13 वैभव उमर रहे माँ, हम 2-4 दिन रहे न रहे, भारत माँ के शिखर को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है और हम उसके माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। ये हमारा भी उद्देश्य है और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में हमको अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। एक राजनीतिक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, भारतवर्ष। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल, नहीं क्यों नहीं कहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या? भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है क्या? अभी करके हंसते मूर्ख की तरह और मूर्ख की तरह बात करते हैं। आपके दर्द पर हंसी आती है। ठीक है, नहीं, बेरोजगारी कंप्लीट करिए। मैं लेफ्ट कर देता हूँ। आप नहीं, अंशुल जी आप उनको बोलने दीजिए। राजीव जी आप मुद्दे बताइए। राजीव जी आप मुद्दे बताइए, कौन कौन से मुद्दे आप लेके जाएंगे? बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। जो 2% दे रहे हो फर्जी आंकड़ा है। आपके विधायक, आपके अफसर, आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार की ऐसी बानगी है कि चाहे रेडी टू ईट घोटाला हो, दवा घोटाला हो, खाद घोटाला हो, यूरिया घोटाला हो या मेडिकल की खरीदी के घोटाला पे घोटाला कर रही है। आपके मंत्री मोटे होते जा रहे हैं, उनकी बेरोजगारी, उनके सालों की बेरोजगारी कम हो गई, उनके रिश्तेदारों की बेरोजगारी कम हो गई, और लेकिन आम जनता सुसाइड कर रही है, युवा बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। वो तो हमारी केंद्र की तरुण भारत तरुण योजना है, जिसमें लोग स्वावलंबन के द्वारा अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार अपराधगढ़ बना दी। आपके सरकार ने छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिया है। आपकी सरकार ने पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ को अपराध। सुप्रीत जी जवाब देना चलिए, मैं एक बार मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगी। मनीष जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। क्या ये मुद्दे क्या आके राजनीति में आने का मौका देंगे इन्हें? क्या लगता है आपको? नहीं, वापसी हम करेंगे। जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि इतने बड़े, इतना चारा घोटाला और खाद घोटाला, दवा घोटाला, इतने सारे घोटाले जब वो बता रहे हैं, इतने सारे जब घोटाले हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी सदन को तर्कों पर नहीं आती? क्यों भारतीय जनता पार्टी सदन पर जाकर के इस पर कड़ाई से विरोध नहीं कर पा रही है? ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है कि भाजपा जो है वो सत्ता को, जनता की सेवा करने के लिए बात नहीं कर पा रही है? जब इतना सब कुछ है, इतनी बड़ी बड़ी बात आप बोले, इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, तो कहां हैं आप? क्यों आप विपक्ष को लगा नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज ये कि एक चीज मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है प्रदेश में, उसको लेकर के निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लगातार जो घटनाएं प्रदेश के अंदर में घटनी है और राजधानी में जो घटनाएं लगातार घटनी, कभी चाकबाज की घटना होती, कभी मर्डर हो रहा है, कहीं सीमा जब्तियों की चीजें हो रही है, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है
ये एक जो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, सदन से लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं कहीं एक बड़ा जो गैप है जनता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और के बीच में, ये जो बड़ा गैप आ रहा है उसको कहीं कहीं भरने की आवश्यकता है। और D2 अभी जो आई है वो लगातार बैठक करके जो है वो लगातार मंथन कर रही है, लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका निभा पाए। क्योंकि ये जो स्थितियां बनती है कभी भी, तो इसके पहले कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी थे पीएल पुनिया, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी अपने संगठन को लेकर के लगातार बैठक करी, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करी, विधायकों के साथ बैठक करी और लगातार जो है वो मंथन किया कैसे हम अपनी जो स्थिति है उसको बनाए रखें। तो चलिए मैं अंशुल जी से ही उनकी राय ले लेती हूँ। अंशुल जी यहाँ पर कुछ कहना चाहते थे, कैसे मेंटेन करके रखें इसको लेकर के। जी अंशुल जी, आप अब कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी, राजीव जी अभी बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे थे, मुझे प्रसन्नता हो रही थी। राजीव जी निष्पक्ष तरीके से देश में छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। आपकी सरकार कितना शोषण कर रही है, आपकी सरकार युवा बेरोजगारों को ठगती है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है। आज नई राजधानी, नई आपकी सरकार किसानों की हितैषी बनती है, उसका मुखौटा उतार चुका है। नई राजधानी के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। जवाब दे दूं मैं इसका? आपके मुख्यमंत्री उनके पास जाकर कहते थे कि हम 1.5 महीने में, नहीं 1.5 महीने में हम आपके आंदोलन को, आपके विचारों को पुट करेंगे और मैं समझ सकता हूँ राजीव जी, आपकी सरकार पुलिस भेजती है, आपकी सरकार पुलिस भेजती है साहब, क्या हो गया से पीटती है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पास समय काफी कम है। अंशुल जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। किसानों को, बेरोजगारों को लगता है राजीव जी को डी पुरेंद्रेश्वरी ने बहुत जम से लताड़ लगाई है। आज भैया ने एक बात कही, मुद्दे पर आता हूँ, भैया ने एक बात कही कि यह जो युवाओं को रोजगार देने का जो आंकड़ा है वो फर्जी आंकड़ा है, तो बहुत सोचने वाली बात है। अगर ये फर्जी आंकड़ा है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी सरकार आंकड़े आए ये भारत की निष्पक्ष एजेंसी से, जिसको हम और आप निष्पक्ष समझते हैं, उस एजेंसी से आए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्हें कुछ न कुछ ख्याल करना चाहिए। आप लोग लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। राजीव जी मुझे पता है आपको आज बहुत डांट पड़ी है, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। राजीव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राजीव जी आपसे एक सवाल है मेरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि कानून व्यवस्था को लेकर ये बीजेपी जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं आ सकती, उसका जवाब सीधा साफ है। कानून व्यवस्था में जो भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की, चलिए अंशुल जी ने अपनी बात रखी है, मैं राजीव जी से जानना चाहूंगी। अंशुल जी ने तो कह दिया कि वो योजनाएं लेकर जनता के सामने जाएंगे, लेकिन बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी क्या लेके जाएगी जनता के पास? देखिए हम जो 15 वर्षों का सुशासन लाए थे, वही सुशासन, वही हम बम फोड़ेंगे, तब आप लोग उड़ जाओगे। हमारे जो बम फूटे हम लोग आप लोग सत्ता से दूर हो जाओगे। अभी 45 और 55 में आए थे ना, अरे आप लोग क्या लोकतंत्र पे, आप लोग तो आपातकाल लगाए, अब वो वाले लोकतंत्र। सर सुनो ना, वो फर्जी आंकड़ा वाला आप क्या बोल रहे थे? फर्जी आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है क्या? 1974 में आपने आपातकाल लगाया और अभी भी आपने घोषित आपातकाल लगाया। नहीं, आपका फर्जी आंकड़ा है। कौन से नरेंद्र मोदी जी से कहिए ना साहब, ओरिजिनल आंकड़ा देते। नरेंद्र मोदी जी ओरिजिनल आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं? जितनी मेरी रिपोर्ट भी मेरी तो है, आपके मंत्रियों ये अब वक्त वो बताएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से तैयारी यहाँ पर देखी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन 2023 की तैयारी तो हम देख रहे हैं, पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं, वादे कर रही है, लेकिन देखना यह है कि कौन इसमें कामयाब होता है। इसका फायदा अब अगले साल ही मिशन 2023 आएगा, जब चुनाव होगा तब देखने को मिलेगा। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।